नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 जुलाई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, हमारे पास में सिर्फ दो इश्यूज़ हैं। एक तो इशू है I2U2 से रिलेटेड, इसका मतलब इंडिया के एंगेजमेंट वेस्ट एशिया में, और दूसरा हम देखेंगे हमारा जो एक आर्टिकल बचा हुआ है 12 तारीख का 12 जुलाई का, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडिया का क्या रोल हो सकता है अभी जिससे कि ये रशिया यूक्रेन वॉर रुक सके। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल है वो, देखते हैं दोनों इश्यूज़ को। और बाकी आज के न्यूज़पेपर में एक भी ऐसा ढंग का आर्टिकल नहीं है जिसको पूरा डिटेल में देखना हो। एक दो पॉइंट्स हैं जो लास्ट में बता दूंगा मैं। फर्स्ट आर्टिकल है ब्रिज टू द गल्फ। देखो, अभी थर्सडे की बात है जब इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए, ठीक है, इन चारों कंट्रीज़ की एक वर्चुअल समिट होती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो I2U2 मीटिंग इसको बोला गया है। I2 मतलब इजराइल, इंडिया, और U2 का मतलब हो गया यूएई एंड यूएस। तो ये अपने आप में ग्रुप स्टैब्लिश होने के 9 महीने बाद में फर्स्ट ये मीटिंग हुई है टॉप लेवल पे, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो अक्टूबर 2021 के लगभग ये स्टैब्लिश हो गया था ये ग्रुप जो है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि जब स्टैब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए थे इजराइल में उस टाइम पे। तो अभी देखा जाए तो क्या क्या कमिटमेंट, क्या क्या आउटकम रहे हैं इस वर्चुअल मीटिंग के। तो इसमें पहली चीज़ तो यूएई ने ये कहा है कि $2 बिलियन के लगभग हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में इंटीग्रेटेड फूड पार्क के तौर पे। मतलब इंटीग्रेटेड फूड पार्क डेवलप किया जाएगा इंडिया में, जिसमें टोटल $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें अमेरिकन असिस्टेंस होगी और इजराइल की भी असिस्टेंस होगी, दोनों के प्राइवेट सेक्टर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जिसमें विंड सोलर इनका मिक्स होगा, राइट। तो लगभग 300 मेगावाट का ये एनर्जी प्रोजेक्ट है, ये इंस्टॉल किया जाएगा गुजरात में। इसमें भी ये एक एंगेजमेंट निकल के आई है। तो ओवरऑल अगर देखें तो वेस्ट एशिया में जो हमारी रिलेशनशिप है, हमारी रेलेवेंस है, वो बहुत हद तक अब बढ़ जाएगी। कारण कि अभी तक हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको कभी यूटिलाइज ही नहीं किया। मतलब एक होता ना अनटैप्ड पोटेंशियल, कि जिसमें हम हमारी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक ले जा सकते थे, बट कुछ ऐसी कंडीशन या कंस्टेंट्स जो हमने खुद से खुद पर लगा रखे थे, उसके चलते एंगेजमेंट वेस्ट एशिया के साथ में हमारे इतने अच्छे नहीं रह पाए थे। अब देखो, I2U2 ने एक ऑप्शन ओपन किया इंडिया के लिए, और उसको डेफिनेटली हम हार्नेस भी करेंगे। देखा जाए तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट हमने एक तो इजराइल के साथ प्रॉपर स्टार्ट कर दी है, और दूसरी तरफ गल्फ में जो मोनार्कीज़ हैं, ठीक है, जो राजशाही वहाँ पर चल रही है अलग अलग, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनके साथ में हमारी एंगेजमेंट लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो एक तो इजराइल के साथ में और एक ये मोनार्कीज़ के साथ में हमारी एंगेजमेंट, ये दो ऐसी एक ब्रेक थ्रूज हैं या फिर कह सकते हैं किक स्टार्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छा आउटकम हमें दे रहे हैं। दूसरा अगर बात करें पैलेस्टीन की बात, अब देखो एक तरफ इजराइल के साथ में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट अच्छे से हो रहे हैं और हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं। आजकल प्राइम मिनिस्टर लेवल की विजिट्स हो रही हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पैलेस्टीन को भी ऐसा ही बात नहीं है कि इग्नोर किया है। मतलब हर के साथ में हमने हमारी एंगेजमेंट कंटिन्यू रखने की बात की है। इसके पीछे वाशिंगटन का भी कहीं ना कहीं कॉपरेशन है, क्योंकि इंडिया का एक मेजर रोल प्ले होते हुए देखना चाहता है यूएस। कहाँ पे? वेस्ट एशिया में। इसी के चलते अभी I2U2 में इंडिया की एंगेजमेंट बढ़ रही है। इसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए 2020 में, जिसमें एक तरफ तो इजराइल और बाकी, और दूसरी तरफ अरब कंट्रीज़ कौन कौन से? यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को। तो ऐसे में इजराइल की जो एंगेजमेंट है वेस्ट एशिया में इन अरब कंट्रीज़ के साथ में, ये भी बढ़ गई। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा और आसान रास्ता हो गया कि अब वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में इजीली एंगेज किया जा सकता है अलॉन्ग विद इजराइल, ठीक है। अब आप देखो कि अभी तक की जो भी हमारी डेवलपमेंट्स हैं, चाहे हम डिप्लोमेटिक लेवल की बात करें या फिर प्रीवियसली हमारा कुछ और एंगेजमेंट रहे, तो उसमें कुछ ग्लिचेस रहे थे। वो ग्लिचेस अब क्या थोड़े से वीक पड़े हैं। वो ग्लिचेस क्या थे? देखो, एक तो हम जब भी वेस्ट एशिया की तरफ देखते थे ना, तो पाकिस्तान के अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता था। पाकिस्तान के साथ जो हमारा इशू चलता रहता है, उसी के लेंस के थ्रू वेस्ट एशिया को देखते थे। दूसरा हमारा ओपिनियन क्या रहता था? केवल हमारे लेबर वहाँ पर जाकर काम कर रही है, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर काम करता है, जॉब करता है, यहाँ वहाँ से हमें रेमिटेंस मिलती है। बोलो, केवल इन दो मुद्दों पर हम अटके रहते थे।
तो ऐसे में पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम की बात करें तो उसको तो देखो धीरे धीरे अभी एड्रेस कर लिया गया है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के द्वारा, तो इसलिए हम अब पाकिस्तान एंगल को तो ज़्यादा दिमाग में लाते नहीं है। दूसरी बात आती है कि हम केवल इंडियन लेबर के बारे में सोचते थे, बट अभी पिछले 7-8 सालों में अगर हम देखें तो एक एंगेजमेंट का तरीका चेंज हुआ है। वो कैसे कि ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, अरब कंट्रीज़, इनका इन्वेस्टमेंट अफ्रीका तक भी है, जहाँ पर वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स में इंडिया का एंगेजमेंट नियर टू ज़ीरो है, कोई एंगेजमेंट नहीं है। तो ऐसे में अब उन एंगेजमेंट्स में हम अगर ध्यान दें, उन प्रोजेक्ट्स में जो कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के द्वारा अफ्रीकन कंट्रीज़ में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम भी हमारे प्रेजेंस को वहाँ पर एक तरीके से फाइनलाइज कर सकें। ठीक है, क्योंकि पैसा तो वहाँ पर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ लगा ही रहे हैं, बट वही है कि इंडिया के पास में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और इंडिया के साथ में रिलेशनशिप जब इन कंट्रीज़ की अच्छी होगी तो इंडिया भी डेफिनेटली एक अच्छा रोल प्ले करने के लिए रेडी है। तो इन प्रोजेक्ट्स में अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना ये हो जाएगा। तो इंडियन डायस्पोरा तो है ही, पर साथ में बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी हम वहाँ पर अब एंगेज कर पाएंगे। और एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी हमेशा रहती है ही, जो हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो हम गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर देखा जाए तो I2U2 के बाद में आगे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी कॉपरेशन ज़्यादा हो सकता है। इवन डिजास्टर रिलीफ जैसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर भी काम किया जा सकता है। जैसे कॉड की बात करें तो कॉड का जो आइडिया है वो कब शुरू हुआ, जब 2004 में जब सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, उस टाइम पर ये चारों कंट्रीज़ की नेवीज़ ने बहुत बढ़ चढ़ करके एक दूसरे का हेल्प किया था। यहाँ देखो मतलब इंडोनेशिया में प्रॉब्लम हुई, श्रीलंका में हुई, इंडिया में हुई, म्यांमार में हुई, मतलब हर जगह पे ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए चारों कंट्रीज़ की नेवीज़ ने पार्टिसिपेशन दिया। उसी का रिजल्ट रहा कि फिर कॉड का आइडिया फ्लॉट किया शिंजो अबे ने, और फिर उसके बाद में शिंजो अबे जी ने, फिर उसके बाद में आज देखते हो कि कॉड एक रियलिटी बन चुका है, जहाँ पर चाइना जैसे एग्रेसिव कंट्रीज़ को टैकल करने में हमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो I2U2 का भी यही बेनिफिट होगा। ठीक है ना, एक तो वेस्ट एशिया में जो हमारी एंगेजमेंट थी उसको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट मिलेगा जो कि इंडिया की रेलेवेंस को और बढ़ाएगा। और आज की परिस्थितियों में इंडिया की जो इज्जत है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस चीज़ में US भी इस चीज़ को अच्छे से समझ चुका है। और आप देखो फ्रंट पेज पे आज की न्यूज़ भी है कि जो कार्टसा एक्ट है, काउंटरिंग एडवर्सरीज जो एक्ट है वहाँ का US का, कि USA के दुश्मन देशों के साथ में कोई भी दूसरा देश अगर कुछ लेन देन करता है, ट्रेड करता है, तो उस पर सैंक्शंस लगाएंगे हम। तो इंडिया को उसमें वेवियर दिया गया है बाकायदा। क्या कहा गया है कि इंडिया अगर रशिया से S-400 इंपोर्ट करता है तो उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ये बात बोली गई है लेजिस्लेटर्स के द्वारा USA की कांग्रेस में कि S-400 अगर इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से तो चाइना जैसे एग्रेशन दिखाने वाले कंट्रीज़ को टैकल करने में हेल्प मिलेगी, इसलिए हमें इंडिया को छूट देनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया को जितना रिलैक्स USA करके रखेगा उतना ही USA के लिए बेनिफिट भी है, क्योंकि जिस तरीके से आज देखो रशिया ने तो अपनी तरफ से उड़ता तीर ले लिया, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी रियल चैलेंज तो आज के टाइम पे इंडिया के लिए बोलो, चाहे फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करो, वो चाइना है। तो इस केस में US इंडिया को 1% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहता। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि इंडिया की रेलेवेंस कितनी बढ़ रही है अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रॉम न्यूट्रलिटी टू एक्शन। आर्टिकल को लिखा राम माधव जी ने। इनका यह कहना है कि हमारे देश में कोई वॉरियर्स की कमी नहीं रही है। हमारे यहाँ पर राजसूय जैसे यज्ञ थे वो करवाए जाते थे और धर्म युद्ध के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान तक दांव पे लगाई है। टारगेट क्या हुआ करता था? जस्टिस, पीस एंड फ्रीडम। बोला इन डॉक्ट्रिन्स के लिए लोग अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा चुके हैं और ये हमारी हिस्ट्री रही है। और इसका एक और अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जब कलिंगा वॉर पर अशोका गए हुए थे तो उस टाइम पर आप देखो कि लड़ाई लड़ते लड़ते उस इंसान ने लड़ाई को छोड़ दिया, क्योंकि जब देखा कि मेरी खुद की जो एक एम्बिशंस है उनको फुलफ़िल करने के चक्कर में मैं लाखों लोगों की ज़िंदगी दाव पर लगा चुका हूँ, तो वहीं पर उन्होंने पीस का रास्ता चूज़ कर लिया।
कि मुझे लोगों के दिलों पे राज करना है, ना कि लोगों को डरा धमका करके उनकी ज़मीनों पे राज करना है। तो जस्टिस, पीस और फ्रीडम, ये तीन ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी हमेशा एप्लीकेबल रहे हैं, और हर चीज़ में हम इन प्रिंसिपल्स के थ्रू ही हम हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें कंटिन्यू करते हैं, राइट। अब देखो बात आती है कोल्ड वॉर पीरियड की। दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड था पूरा वर्ल्ड। एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक जिसको लीड कर रहा था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर वाला ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं। तो इंडिया पर बहुत प्रेशर था कि दोनों में से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था। बट हमने डिसाइड किया न्यूट्रल पाथ, कि हमें किसी की तरफ नहीं जाना और दोनों से कॉर्डाइल रिलेशंस मेंटेन रखने हैं, अच्छे रिश्ते बना के रख रहे हैं। अब इसमें आप देखो कि जब इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया ना कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो उस टाइम पर अमेरिकन्स बड़े नाराज हुए और उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी एंगेजमेंट रखी और पाकिस्तान को प्रेज किया कि पाकिस्तान जो है वो पीस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी का दोस्त है। मतलब इसको प्रमोट करने में पाकिस्तान बहुत आगे है, और इसीलिए उस पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो, ठीक है, ये सेंट्रल एशियन जो सीटो, CENTO, ठीक है, सीटो एंड SEATO, CENTO, सेंटो एंड सीटो, ये दो ग्रुप्स में पाकिस्तान ने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई थी। बट इंडिया ने कहा हम न्यूट्रल ही ठीक है। ये दोनों ग्रुप्स नेटो की लाइन पे ही थे मिलिट्री ग्रुपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूएसएसआर या कम्युनिस्ट रिजीम अपना अगर कहीं पे दादागिरी चलाए या अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करे, तो वहाँ पर यूएस अपने अलाई कंट्रीज़ के थ्रू मैनेज कर सके एशिया में। ये था सीटो और सेंटो के पीछे का कारण, और उसमें पाकिस्तान ने बड़ा बढ़ चढ़ करके साथ दिया था। बट इंडिया ने क्या कहा, हम न्यूट्रल रहेंगे। उसके पीछे और भी एस्पेक्ट्स थे, बट प्रिंसिपल्स भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। इंपॉर्टेंट दूसरे एस्पेक्ट तो ये थे कि भाई कैसे जैसे करके तो इंडिपेंडेंट हुए हैं, किसी के साथ में लग जाएंगे कल को ना वो खुद हमें गुलाम बना ले, क्या मतलब, है ना, उस चक्कर से। फिर देखो इसी चीज़ को, न्यूट्रलिटी को कंटिन्यू करने के लिए हमने पंचशील का सिस्टम हमारे लिए अडॉप्ट किया, जो फॉरेन पॉलिसी में थी, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिकॉग्निशन, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल इश्यूज, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना, वो सारी चीज़ें पीसफुली करने के लिए पंचशील 5 सिद्धांत दिए हमने। फिर उसके बाद में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में, जिसके रिजल्ट के तौर पे क्या निकल के आता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेम, जिसमें नॉन अलाइनमेंट ये भी न्यूट्रलिटी को स्टैंड करता है। ओवरऑल अगर देखें तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया ने खुद को साइड करते हुए बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रख दिया। न्यूट्रल का मतलब ये आइसोलेटेड नहीं था, न्यूट्रल का मतलब दोनों धड़ों के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करने का था, कि भाई तुम्हारी लड़ाई में तो हम कहीं पे आएंगे नहीं, लड़ाई को सही कराने की कोशिश पूरी करेंगे और रिश्तेदारी हमें अच्छी चाहिए। तो ये चीज़ें थी इंडिया के रिलेशनशिप में। अगर हम बात करें तो केवल 2 ऐसे इवेंट्स हुए थे अभी तक की हिस्ट्री की बात करें, जिसमें हमने एक तो ऑनरेबल पार्टिसिपेशन दिया, एक डिसऑनरेबल पार्टिसिपेशन दिया। 1988 में जब हमारी नेवी को हमने भेजा मालदीव्स में, और वहाँ पर जो एक कू हो रहा था, तख्ता पलट होने की कोशिश हो रही थी, उसको रोका हमने, ठीक है। तो एक तो बोले ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज वाली बात हो गई थी, हमें बहुत इज्जत मिली थी। और दूसरी जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और बहुत बेइज्जती हुई थी, वो थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को हमने श्रीलंका में सिविलियन वॉर को मैनेज करने के लिए भेजा 1985 से 87 के बीच में, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। तो बोले ये 2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर हमने इंटरनल इश्यूज़ में पार्टिसिपेट किया था, किसी भी आसपास के कंट्री में या वर्ल्ड इंटरनेशनल किसी भी कंट्री की हम बात करें तो। पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का पार्टिसिपेशन आज भी यूएन के अंडर में होता है, चाहे सूडान में हो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का पार्टिसिपेशन, कोसोवो में हो, कॉन्गो में हो, हर जगह पे इंडियन ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा 1990 में जो गल्फ वॉर हुआ था, सद्दाम हुसैन ने जो एक तरीके से कुवैत पे अटैक किया था, ठीक है, एयरलिफ्ट मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसी में यही मुद्दा उठाया है, ठीक है। और अमेरिकन वॉर्स की बात करें अफ़गानिस्तान में, जब अफ़गानिस्तान और इराक में 9/11 अटैक हो गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे,
फिर उसके बाद में अमेरिका ने पहले तो इन्वेड किया अफगानिस्तान में, और फिर 2003 में इराक में कर लिया सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए। बोला इन सारे इंसिडेंट्स में इंडिया ने बिल्कुल भी एक्टिव रोल प्ले नहीं किया कि हाँ जी, दबाव बहुत बना था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि इंडिया हमारे साथ आए डेमोक्रेसी के लिए, वैल्यूज़ के लिए, बट इंडिया ने वहाँ पर बहुत सोच समझ करके न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी। पर अब बात ही आ जाती है कि यूक्रेन मुद्दे पर हमारा क्या स्टैंड है। तो आंसर क्या है, हम अभी भी न्यूट्रल ही हैं यहाँ पर भी। आज की टाइम पे जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो न्याय के लिए नहीं होती, न्याय संगत युद्ध आज भी नहीं है। जैसे यूक्रेन के वॉर की बात की जाती है कि पुतिन ने अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए या अपने कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए यूक्रेन पर अटैक कर दिया, और ये बोलने वाले कौन से कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़। बट राइटर जो हैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि एक बार यूएस और यूके के उन एक्शंस के बारे में थोड़ा हमें रिकॉल करने की ज़रूरत है जब उन्होंने इराक में अपनी फोर्सेस को भेजा था। जब गल्फ़ वॉर के बाद में उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि हाँ भाई कि सीज़ फायर एग्रीमेंट हम साइन करते हैं, ठीक है, गल्फ़ वॉर हो गया था 1990 में, सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया कि हाँ जी यहाँ पर गोलियाँ कोई नहीं चलाएगा, सारा काम सेटल हो गया। उसके बावजूद भी आपने इराक में क्यों इन्वेड किया? इसके पीछे क्या बोला था वेस्टर्न पावर्स ने कि भाई हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। इराक में सद्दाम हुसैन के अंडर में ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसके चलते बोले हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है इराक या वेस्टर्न, ये जो वेस्ट एशिया में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो जब वो सिक्योरिटी का इशू लेकर के कंसर्न को एड्रेस करवाने के चक्कर में अपने फोर्सेस को अगर इराक में इन्वेड करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, तो पुतिन ने क्या किया है, एग्जैक्टली यही तो काम किया है। जो रियलिस्ट हैं, जो वास्तविकतावाद पर चलने वाले लोग हैं, उनका तो कहना भी यही है। इवन अमेरिका के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनमें हेनरी किसिंजर और इसके अलावा जॉन मर्शिमर, इनका तो सीधा यही कहना है कि रशिया ने जो इन्वेजन किया है, इस इन्वेजन को आप ऐसे मत समझो कि रशिया ने कोई ऐसे ही मुंह उठा करके काम कर लिया। रशिया के मॉस्को के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करो आप। और वो कंसर्न्स क्या है कि कोल्ड वॉर पीरियड जब खत्म हुआ था, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तब नेटो ने ये कहा था कि हम ईस्टवर्ड मूवमेंट नहीं करेंगे। तो आप ये बताओ कि नेटो यूक्रेन को क्यों ज्वाइन करवाना चाहता है, जबकि यूक्रेन अपनी बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ में। और साथ में रशिया ने जब यूएसएसआर की लेगेसी कंटिन्यू की तो उसके पहले जो यूएसएसआर था उसी का पार्ट था ये यूक्रेन। तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का भी सीधा यही कहना है कि भाई हमारे कंसर्न्स को भी तो समझो। अब यहाँ पर चलना शुरू हो जाता है ब्लेम गेम, और ब्लेम गेम में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका तो सोच एक ही है, क्या कि रशिया को कैसे भी करके इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली कैसे भी करके बर्बाद कर दिया जाए। और पुतिन ये सोचता है, अभी पुतिन की सोच ये है कि कैसे भी करके किसी भी कॉस्ट पे हमें यूक्रेन का एनेक्सेशन कर लेना है, चाहे कितना भी बड़ा एरिया हमें हाथ लगे। तो दोनों तरफ की लड़ाइयाँ जो हैं वो एक हाई लेवल पे पहुंच गई, और हाई लेवल पे पहुंची हुई बातें ज़्यादा प्रेस्टीज इशू बन जाती हैं। ठीक है, ये भी रियलिस्ट का ही मानना है। जो वास्तविकतावाद पर चलने वाले जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि भाई अगर आप जब लड़ाई लड़नी शुरू कर देते हो और बड़ी पावर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वहाँ पर प्रेस्टीज इशू आ जाता है, इज्जत की बात आ जाती है। पर यहाँ पर कोई सा भी धड़ा ये नहीं सोच रहा ह्यूमन कॉस्ट कितनी लग रही है, कितने लोगों की वहाँ पर जाने जा रही है। अब सवाल ये है कि इंडिया क्या करे। देखो, इंडिया का तो स्टैंड न्यूट्रलिटी का रहा है, तो न्यूट्रलिटी के एस्पेक्ट से इंडिया को क्या करना चाहिए। देखो, जब हमने खुद को न्यूट्रल रखा तो चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया 1950s के टाइम पे, आ गया हमारी बिल्कुल नॉर्दर्न बॉर्डर्स के पास में, और फिर हमारे लिए एग्रेशन का कारण, हमारे लिए टेंशन का कारण बना कि नहीं। तो पहला तो हमने न्यूट्रलिटी का ये खामियाजा भुगता, क्योंकि उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और वो बड़े रोमांटिक आइडियलिस्ट थे, मतलब आदर्शवाद की बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल टिपिकल आदर्शवाद को फॉलो किया करते थे। फिर एक मौका आया था जब बगदाद पैक्ट साइन हुआ। बगदाद पैक्ट किसको बोलते हैं? सेंटो को, सेंट्रल एशियन जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था ना, सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, ये इसमें पाकिस्तान, ईरान, यूके, इन्होंने और यूएस के साथ में मिलकर के साइन किया था बगदाद में, इसलिए बगदाद पैक्ट बोल दिया इसको, है ना। तो आप देखोगे कि इस एक्ट में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं दिया, कि बोले
कोई दूसरा कंट्री अपने सिद्धांतों को अगर छोड़ दे तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम हमारे सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगेन वही रोमांटिक आइडियलिज्म पे, रियलिज्म पे नहीं चले। खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया, एग्रेशन दिखाया, और आप देख सकते हो कि इंडियन टेरिटरी का कितना पार्ट इलीगली चाइना ने अभी तक भी ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने न्यूट्रलिटी को ही तो अपनाया, पर खामियाजा भुगतने से हम पीछे नहीं रहे। अब आप देखो, इसका मतलब यहां पर राइटर ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें सेंटो को ज्वाइन करना था। यहां पर हमारा अभी का जो पीछे, तो उस टाइम की सिचुएशन में जो करना था कर दिया, हम उस टाइम पे ना जाएं तो ठीक है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति में जो एक्शन ले लिया गया वो एकदम सुपर था, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। अभी की बात है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमारा क्या रोल हो सकता है। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें हमारी जो मीडिएशन की गई थी कोरियन वॉर में, जब कोरियन पेनिनसुला में लड़ाई चल रही थी, और उसके बाद में 38th पैरेलल के तौर पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइड होकर के एक कम्युनिस्ट कंट्री निकल जाता है नॉर्थ कोरिया, और साउथ कोरिया रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। तो उस टाइम पर इंडिया ने जो हॉस्टिलिटीज कंट्रोल करने की बात की थी, सीज फायर साइन करवाया था, और जो वॉर प्रिजनर्स थे उनको फ्री करवाने के लिए कोशिशें की थी। बोला उन चीज़ों को हमें एक बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है। वो भी तो न्यूट्रलिटी का स्टैंड था ना। हमने ना नॉर्थ कोरिया का साथ दिया, ना हमने साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट रेजिम यूएसएसआर, साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे ये वेस्टर्न कंट्रीज। ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज हमसे बहुत नाराज़ हुए थे। इवन ईस्ट भी, यूएसएसआर भी हमसे बहुत नाराज़ हुआ था कि इंडिया ने हमारा साथ नहीं दिया और डिवीज़न करवा दिया, क्योंकि दोनों चाहते थे कि क्रीमियन पेनिनसुला पूरा का पूरा एक जने के हाथ लग जाए। वेस्टर्न भी यही चाहते थे, यूएसएसआर भी यही चाहता था, बट इंडियन अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया न्यूट्रलिटी। तो बोला इस न्यूट्रलिटी में हमने इम्पार्शियल मैनर में काम किया कि नहीं, इस चीज़ को तो यहाँ पर देख सकते हो। बर्ट्रैंड रसेल ने भी रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया ने जो काम किया वो बहुत ही इम्पार्शियलिटी के साथ में किया था। तो वो जो चीज़ है ना, वो तो उस परिस्थिति में थी जब इंडिया पे इतना प्रेशर था, इंडिया को बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, रिकॉग्निशन इतना नहीं मिलता था। आज तो इंडिया की रिस्पेक्ट है भाई थ्रू आउट वर्ल्ड। तो इस लड़ाई को रुकवाने में इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, दोनों पार्टीज़ को नेगोशिएशन टेबल पे ला सकता है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ अब प्रेस्टीज पॉइंट को लेकर के लड़ रही हैं और पिस रहे हैं यूक्रेन के जो इनोसेंट लोग हैं वो। तो ये है मेन मुद्दा कि इंडिया का रोल क्या हो सकता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एलैबोरेट करते हुए कि हमने कब क्या किया, एक अच्छी हमारी पॉलिसी बता दी कि कैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल किया या क्या इंडिया का स्टैंड रहता है हमेशा से, और अब हमारा क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का वो मुद्दा है आज का जो आर्टिकल है ना, उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है 2009 का, बताता हूँ मैं। यहाँ पर ये देख सकते हो अनजस्टिस। देखो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 की एक दांतेवाड़ा किलिंग का केस है जिसमें 17 लोगों की डेथ हो जाती है। तो उस केस में, इस मुद्दे में क्या था कि केस लगाया गया था कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके द्वारा गोली चलाई गई, जिसकी वजह से 17 जनों की डेथ हो गई। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंच गया था। अब केस पहुंचने के बाद में जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और सीबीआई के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन हुई कंप्लीट, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो किलिंग्स थी, 17 किलिंग्स, इसके लिए जिम्मेदार मिलिट्री, ये जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो नहीं थे, इसके लिए जिम्मेदार थे माओइस्ट। बोला माओइस्ट लोगों ने इन लोगों का एक तरीके से शील्ड के तौर पे यूज़ किया और इसकी वजह से 17 लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पर अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं उनको हम पनिश करें तो बोला ये अन्याय होगा। तो यहाँ पर माओइस्ट यहाँ पर मेन कल्प्रिट आ जाते हैं। अब यहाँ तक था, तब तक तो ठीक था, चलो क्लियर हो गया। बट यहाँ पर जो 2 जजेस की बेंच थी, AM खानविलकर और JB पर्दीवाला, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो क्या कि जिसने पिटिशन लगाई थी ना NGO ने, जिन लोगों ने मिलकर के, उनको बोल दिया आपको 5 लाख रुपए का फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, पैसों का फाइन लगाना, इसको इनजस्टिस बता रहे हैं राइटर कि कल को ना इस तरीके का एक्टिविटी कुछ भी होती है
तो कोई भी पिटिशन लगाने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो ये तो एक चिलिंग इफेक्ट डाल देगा कि कहीं पर अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्यों? क्योंकि अपने हाथों में कानून लेकर के फिर बाद में आप गोली चला रहे हो, ठीक है। तो बोलो वो जो चीज़ है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अगर फिर से रिपीट होती है ना, फिर से अगर कंडक्ट होती है, तो फिर कोई भी जल्दी से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगाने आएगा ही नहीं। तो ये तो आप एक तरीके से रोक लगा रहे हो, जो कि ठीक बात नहीं है कि नहीं? देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों लगाई जाती है, पीआईएल या पिटिशंस क्यों लगाई जाती है? जब कि समाज का एक वो तबका जो कमजोर है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते, तो उनके इंटरेस्ट के लिए आप सीधा जुडिशरी के डोर्स को नॉक कर सकते हो कि जी भाई समाज के ये लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी या पीड़ा हो रही है, आप इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे इनको आप कैसे भी करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। तो ऐसे में ये जो 5 लाख रुपए का फाइन है ना, बोले ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऐसे में बोले ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो जुडिशियरी की फंक्शनिंग में थोड़ा सा ये एक पॉइंट है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये 5 लाख रुपए की जो फाइन लगाई गई है वो कहीं ना कहीं एक चिलिंग इफेक्ट डाल देगा। जल्दी से कोई कोर्ट के दरवाजे में जाकर के अपनी जो पिटीशन है वो दायर ही करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि कल को ने फाइन लग गया तो पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं। तो वो फिर एक डर बैठ जाएगा जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट में माना जाता है, ठीक है। तो ये था मेन मुद्दा, ठीक है। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।